जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पे हमारे 4th यूनिट के लिए शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें 4th यूनिट को फिर से दो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड सेकेंड वन इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो इन दोनों को पढ़ने से पहले आज हमारा जो पहला पोर्शन है, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग, इसका इंट्रोडक्टरी सेशन आज मैंने रखा है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है या मार्जिनल कॉस्टिंग का हमें यहाँ पे अध्ययन क्यों करना है। तो इसका जवाब ये है कि जो मैनेजमेंट के द्वारा अलग अलग टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं, अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं, उनमें से एक बहुत सफल प्रयोग या बहुत इम्पोर्टेंट टूल मार्जिनल कॉस्टिंग को माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें, जब हम एक प्रोडक्शन यूनिट के तहत काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग डिसीजंस लेने के लिए, अलग अलग टाइप के डिसीजंस लेने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें निर्देशित करता है। प्रेरित से ज़्यादा यहाँ पे शब्द होगा निर्देशित, हमें दिशा निर्देश देता है, हमें वहाँ पे जानकारी प्रदान करता है कि क्या करना चाहिए। जैसे अगर हम होम कंट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो होम कंट्री में प्रोडक्शन करते करते अगर हमें ऐसा एक आधा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि हमें फॉरेन कंट्री से एक आधा ऑर्डर आता है, तो क्या हमें वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन जैसे सवालों के जवाब हमें मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा मिलते हैं। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए अलग अलग प्रोडक्ट मिक्स यूज करते हैं, अलग अलग सेल्स मिक्स यूज करते हैं। तो जिन प्रोडक्ट मिक्स का या जिन प्रोडक्ट का अलग अलग यूनिट्स में हमने एक अल्टरनेटिव बनाया है, एक ऑप्शन बनाया है जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसे अल्टरनेटिव्स का जो हमारे द्वारा चयन करना होता है, जो हमने बनाने होते हैं या चूज करने होते हैं, ये हमारे द्वारा चयन कब किया जाएगा? जब मार्जिनल कॉस्टिंग के द्वारा उस पर्टिकुलर अल्टरनेटिव का प्रॉफिट फाइंड आउट करके, उस प्रॉफिट के आधार पे कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, इसका हम वहाँ पे पूरा विश्लेषण करके, उसका पूरा अध्ययन करके, मतलब एनालिटिकल स्टडी करके हम वहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे इसके जैसे और कई मुद्दे हैं कि जिसके कारण मैनेजमेंट अकाउंट में या मैनेजमेंट प्रोसेस में मार्जिनल कॉस्टिंग को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसके अलावा अगर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हम एक मार्जिनल कॉस्टिंग के नाम से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसके क्या कोई अलग नाम भी है? तो हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग पहचाना जाता है डायरेक्ट कॉस्टिंग के नाम से, डिफरेंशियल कॉस्टिंग के नाम से, कंपैरेटिव कॉस्टिंग के नाम से, और साथ ही साथ इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग के नाम से भी मार्जिनल कॉस्टिंग को बुलाया जा सकता है। उसका वहाँ पे प्रयोग इन सब नामों का भी मार्जिनल कॉस्टिंग के जगह पर किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है, मतलब अकाउंट्स में वेरिएबल कॉस्ट को मद्देनजर रखा जाता है। और उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट क्यों ध्यान में रखी जाती है? क्योंकि जैसे डायरेक्ट मटेरियल में चेंजेस हो रहा है, तो प्रोडक्शन के वॉल्यूम के साथ, एक्टिविटी लेवल के साथ जैसा मटेरियल में चेंजेस हुआ, वैसा हमें चेंजेस करने होते हैं। तो ये सब जो चेंजेबल आइटम्स होते हैं, ये वेरिएबल के अंदर जाते हैं। और हम यहाँ पर कि हम अगर हमारे प्रोडक्शन लेवल में या एक्टिविटी में कुछ एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर देते हैं या कुछ क्वांटिटी को ऐड करते हैं, तो क्या परिणाम होता है, हमें प्रॉफिट हो सकता है या नहीं, इसका ही अध्ययन करना है करके यहाँ पे मुख्य रूप में वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है। उसके अलावा अगर डेफिनेशन देखें मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो मतलब यहाँ पे हम ICWA की, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो डिफाइन की गई मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन है, वो हम सबसे पहले देखते हैं कि द अमाउंट एट एनी गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बाय विच एग्रीगेट कॉस्ट आर चार्ज if the volume of output is increased or decreased by 1 unit. Here a unit may be a single article, a batch of article, an order, a stage of production capacity, a process or a department. To ascertain the marginal cost we need the following element of cost. अब एलिमेंट कौन से है ये बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि ICWA के अनुसार
जैसे आपने मार्जिनल कॉस्टिंग इसके पहले भी वर्ड सुना है, कहाँ? तो इकोनॉमिक्स में। मराठी मीडियम के छात्र या हिंदी मीडियम के छात्र भी, उनके लिए भी मैं शब्द प्रयोग कर देती हूँ, तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है तुरंत समझ आएगा कि सीमांत व्यय, सीमांत मूल्य, जहां हम देखा करते थे जैसे कि एक यूनिट का अगर इंक्रीमेंट हम हमारे प्रोडक्शन में करते हैं तो उस एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, उस एक नग को बढ़ाने के लिए हमें क्या कितना वहाँ पे एक्सपेंसेस हमारा बढ़ रहा है, क्या परिणाम हो रहे हैं, ये देखने के लिए आपने इकोनॉमिक्स में इसके कई कर्व बनाए होंगे, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया होगा। अब उसी मतलब बेस को पकड़ के हम अकाउंटिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग देखते हैं, तो यहाँ पर जो एक यूनिट की बढ़ोतरी ICWA की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि वो जो एक यूनिट की बढ़ोतरी के कारण हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो वो एक यूनिट क्या क्या हो सकता है, तो एक यूनिट एक आर्टिकल मतलब एक यूनिट भी हो सकता है, एक यूनिट्स का बड़ा ब्लॉक भी हो सकता है, बैच ऑफ आर्टिकल्स हो सकता है, मतलब केवल एक ही यूनिट में बढ़ोतरी होगी क्या? नहीं, तो 3000 यूनिट में हुई तो क्या हुआ, बैच ऑफ आर्टिकल्स या बैच ऑफ यूनिट्स वो है जो बढ़ोतरी हुई, उसके कारण हम देख रहे हैं एक ऑर्डर जो मिला है वो भी हमारे लिए पूरा ऑर्डर एक यूनिट के जैसा होगा, या पूरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को भी हम एक यूनिट बोल के कर सकते हैं। जैसे फॉरेन कंट्री के लिए अगर हमें प्रोडक्शन करना है तो वो एक फॉरेन कंट्री की जो हमारी प्रोडक्शन की स्टेज होगी वो हमारे लिए एक यूनिट की बढ़ोतरी के जैसा हम यहाँ पर मान के चलेंगे। फिर ICWA के अनुसार हमें कुछ एलिमेंट्स देखने होते हैं या कुछ एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए जिसके आधार पे या जिसके एडिशन पे हम यहाँ पर मार्जिनल कॉस्टिंग को पा सकते हैं। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट लेबर, फिर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड और कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड और कॉस्ट। इन सभी बातों का जब हमारे पास अंतर्भाव होता है तो हम मार्जिनल कॉस्टिंग को हासिल कर सकते हैं। या इसी को अगर अलग भाषा में परिभाषित करूं तो कैसा होगा, मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल भी लिखना पड़ेगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड। क्योंकि इन सभी बातों का मतलब ये जो यहाँ मैंने लिखे ये किसमें आते हैं, प्राइम कॉस्ट के तहत आते हैं। आपने अगर बीकॉम सेकेंड ईयर में पुराने कोर्स के अनुसार कॉस्ट शीट वहाँ पे पढ़ना होती थी तो वहाँ हमने कॉस्ट शीट में देखा था कि आप प्राइम कॉस्ट का जब कैलकुलेशन करते थे तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस वहाँ पे आते थे। तो फिर और दूसरी चीजों का अंतर्भाव होता था, पर ये घटक तो प्राइम कॉस्ट के है ना, ये ध्यान में रखना है। तो ये सब घटकों को जब हम ऐड कर देते हैं मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड या वेरिएबल कॉस्ट, या इसी के अलावा हम ये बोलेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट की दूसरी परिभाषा ये बनती है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। पहली परिभाषा ये दिखा रही है कि हमने फिक्स्ड कॉस्ट इसमें अंतर्भाव ही उसका किया नहीं, और दूसरी ये बताती है कि अगर है फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दी है तो टोटल में से फिक्स्ड कॉस्ट हटा दो तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। और ये दोनों यहाँ पे जो हमने फॉर्मूलाज लिखे हैं ये मैंने जो पहले 10 मिनट पहले आपको बोला था कि जहाँ हम मार्जिनल कॉस्टिंग का विचार करते हैं वहाँ हम ज़्यादा फोकस वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं, यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट को मतलब उतना नगण्य माना जाता है, तो आपने यहाँ देखा होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग के इस यूनिट में हमें और क्या पढ़ना है या किसका हमें बार बार आधार लेना पड़ेगा, तो वो है कंट्रीब्यूशन। अब ये भी नाम आप लोगों को जाना पहचाना होगा कि कंट्रीब्यूशन हमने बीकॉम सेकेंड ईयर में फिर से कॉस्ट अकाउंट के तहत ब्रेक इवन एनालिसिस में पढ़ा था। तो वहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन हमने देखा था कि हमारा अगर सेलिंग प्राइस जो है उसमें से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन की वैल्यू मिलती है। तो फिर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के लिए हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, या हम दूसरा इसका फॉर्मूला लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट
और इसका बहुत ज़्यादा हमें फायदा इसमें होने वाला है। इस यूनिट का जब अध्ययन करेंगे तब वहाँ कंट्रीब्यूशन हमें चाहिए ही चाहिए होगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको परिभाषित कर दिया। और कंट्रीब्यूशन के आधार पे मतलब जितना ज़्यादा हम कंट्रीब्यूशन देते हैं कि हमारा जब अगर हम किसी नए ऑर्डर को ले रहे हैं तो हमारा कंट्रीब्यूशन अगर एक्सीड है, उसमें से अगर हम फिक्स एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं तो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। उसके आधार पर डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया मतलब ऑर्डर लेना चाहिए कि नहीं, मेक और बाय का डिसीजन मतलब वस्तु यहाँ अपने खुद के इसमें बनाए मतलब प्रोडक्शन यूनिट में बनाए कि किसी और से खरीदे, इसका सब निर्णय लेने के लिए भी हम थ्योरेटिकली अगर सोचे तो इसका आधार लिया जाता है। उसके बाद अगर हम मेन फीचर देखें मार्जिनल कॉस्टिंग के, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज अपने कॉस्ट मतलब एडवांस मैनेजमेंट अकाउंट के अध्ययन के अनुसार नहीं, तो जो हम बोलेंगे कि ये अकाउंट्स ये जो प्रक्रिया है ये क्यों प्रयोग में लाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग को टेक्निक माना जाता है जब वर्किंग के जगह पर हम कॉस्टिंग के अलग अलग टूल यूज किए करते हैं तब। और ये जो दूसरे तरीके होते हैं जैसा जॉब एनालिसिस या जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये जो अलग अलग कॉस्टिंग के तरीके हैं उन कॉस्टिंग के साथ कोरिलेट करने के लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। अगर इसमें देखें तो हम फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग रखा जाता है, वेरिएबल्स को फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस को या ओवरहेड को अलग अलग माना जाता है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस भी अगर है तो उसको भी बाइफरकेट करके फिक्स और वेरिएबल में अलग अलग करके दिया हुआ होगा। साथ ही साथ यहाँ पर फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होंगे वो फिक्स एक्सपेंसेस हर एक्टिविटी लेवल के लिए या इर्रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ एक्टिविटी जिसको हम बोलेंगे उसके लिए कांस्टेंट रहेंगे। उसके आधार पे हम सेल्स प्राइस और वेरिएबल प्राइस जो पर यूनिट होगी वो भी यहाँ पे कांस्टेंट होंगी। मतलब जैसे सेल्स प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें तो बहुत सारे जगहों पर ऐसा होगा कि अब अगर हम मान के चलिए कि हमारी जो होम कंट्री है और अगर हम फॉरेन कंट्री के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट जो लग रही है या वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होम कंट्री के लिए हो रहे हैं उनकी जो अमाउंट पर यूनिट की कॉस्ट होगी वही हमें फॉरेन कंट्री के लिए उपयोग में लानी पड़ेगी। अगर मान के चलिए 20 रुपये पर यूनिट का मटेरियल हम होम कंट्री के लिए यूज करते हैं और 1000 रुपये 1000 यूनिट होम कंट्री की क्वांटिटी है तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 20 करके हम यहाँ पर 20,000 डायरेक्ट मटेरियल होम कंट्री का दिखा रहे। वही अगर हम बात करें कि जो हमारी फॉरेन कंट्री आने वाली है वहाँ पे अगर 500 यूनिट का निर्माण हो रहा है तो 500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 20 सेम कॉस्ट रखना है और 10,000 उसकी हमें वहाँ पे अमाउंट निकालनी है। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट होगा वो यहाँ पर हर एक्टिविटी लेवल के लिए जैसा प्रोडक्शन मतलब होम कंट्री के लिए हो या फॉरेन कंट्री के लिए हो या अलग अलग लेवल पे हो उसके लिए सेम रहने वाला है। उसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप इज फुल्ली एम्प्लॉयड टू रिवील द स्टेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब यहाँ पर जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मतलब अब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट ये तीन अलग अलग इसमें यहाँ पे डिफाइन किए गए कि लागत क्या है, उसका वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी क्या है और फिर उस पर प्रॉफिट कितना होने वाला है, इस पे फोकस हमें लगाना है सबसे ज़्यादा। जैसे एडिशनल हमें कोई ऑर्डर मिला तो एडिशनल कॉस्ट लगेगी, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा और फिर प्रॉफिट के बारे में जानकारी हमें मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हम मेन फीचर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में देखते हैं। इसके अलावा हम ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको जो एग्जाम्पल रहेंगे, जब मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगी या न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताऊंगी तब आपको मैं वो बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से टाइप होते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि यहाँ 7 से 8 अलग अलग टाइप के आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के जरिए बताए गए हैं, वे बताए गए हैं, जिसमें आप सबसे पहला देख सकते हैं कि फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो ट्रेड डिप्रेशन इंडस्ट्री मतलब यहाँ पे जब इंडस्ट्री डिप्रेशन के तहत होती है मतलब वो अपने बहुत बेकार समय से गुजर रही होती है तो उस मतलब इंडस्ट्री में या हमारा पूरा वो जो जिसको बोलेंगे कि जिस उद्योग प्रणाली में हमारा काम आता है वो सब खराब कंडीशन से गुजर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या वहाँ पे उपयोग में लाया जाना चाहिए, इसके लिए वहाँ निर्णय लेने के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग उपयोग में लाया जाता है। फिर है एक्सेप्ट
फोकस किया जाता है कि होम कंट्री में अगर हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं और फॉरेन कंट्री हमसे 3000 यूनिट मांग रही है या 500 यूनिट मांग रही है, कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में वो ऑर्डर हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम मार्जिनल एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसके आधार पे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद मेक और बाय डिसीजन होगा। अब मेक और बाय डिसीजन क्या होगा, तो नाम से ही समझ आ रहा है, मुझे बनाना चाहिए या खरीदना चाहिए। तो मान के चलिए कि मेरी एक कंपनी है, मतलब साइकिल बनाने की कंपनी है, तो साइकिल बनाने की कंपनी में मुझे अलग अलग पार्ट्स लगने वाले हैं। साइकिल के लिए घंटी लगेगी, सीट लगेगी, हैंडल लगेगा। तो जो बड़े बड़े पार्ट्स है वो हमारे प्रोडक्शन यूनिट में बनाए जा रहे हैं, जो दुय्यम गौण स्वरूप के पार्ट्स है, सेकेंडरी आइटम्स है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी और से भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ खरीदने से पहले क्या होगा कि अगर हम बनाते हैं, मान के चलो घंटी हम बनाते हैं, तो घंटी बनाने के लिए या बेल बनाने के लिए हमें वहां पर कितने रुपए लग रहे हैं, अगर मान के चलते हैं हमें बेल बनाने के लिए 20 रुपीज लग रहे हैं हमारे प्रोडक्शन यूनिट में, और वही बेल, क्योंकि ये हमारे यहाँ सेकेंडरी आइटम है, हम हमारे मेन प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट की जरूरत है करके यहाँ बना रहे हैं, बट किसी प्रोडक्शन यूनिट का वो मेन प्रोडक्ट हो सकता है, उनका बेल बनाने का ही कारोबार हो सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो वहाँ बेल बनने वाली है वो कम पर बड़े पैमाने पे बनेगी, इसलिए कम में बनेगी। तो हो सकता है जो हम 20 रुपए में बना रहे थे वो हमें बाहर से 15 रुपए में मिल जाए। तो ऐसे परिस्थिति में हम क्या डिसीजन लेंगे कि हम बाय कर लेंगे, खरीद लेंगे। मतलब मेक और बाय डिसीजन में हम यहाँ पे आधार लेते हैं कि हमारे लिए खरीदना सही होगा या बनाना सही होगा, और इसके लिए भी क्या उपयोग में लाया जाता है, मार्जिनल कॉस्टिंग का टूल उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स, ये भी जरिया है मार्जिनल कॉस्टिंग के उपयोग का कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। तो जैसे अलग अलग यूनिट्स में क्वांटिटी में प्रोडक्ट बताए गए और कौन सी क्वांटिटी में कौन से प्रोडक्ट हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए, ये देखने के लिए हम इसका आधार लेते हैं। ये जब एग्जाम्पल में आपको आएगा तो सबके अर्थ आपको समझ आएंगे। उसके बाद डिसकंटिन्यू और ड्रॉपिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन और डिपार्टमेंट, एक पूरा प्रोडक्ट लाइन बंद कर देना, एक पूरा डिपार्टमेंट बंद कर देना, इसके लिए भी निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अल्टरनेटिव मेथड अगर हम चूज करते हैं प्रोडक्शन की, पहले किसी मतलब एक प्रोडक्ट का वहाँ पे निर्माण होगा, फिर उसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट वहाँ पे उपयोग में लाई जाएगी, तो इन सब चीजों के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग उपयोग में लाया जाता है। उसके अलावा शट डाउन और क्लोजर द बिजनेस, मतलब व्यवसाय को पूर्ण रूप से बंद करने का भी अगर निर्णय लेना है तो उसके लिए भी मार्जिनल कॉस्टिंग के टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का ही अंतर्भाव उसमें होता है और वहाँ पे निर्णय फिर लिया जाता है। इसीलिए हमारे इस चैप्टर का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो ये डिसीजन मेकिंग के जितने भी अभी मैंने गिनवाए, ये डिसीजन लेने के जो जरिए है, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग मुख्य रूप से उपयोग में लाया जाता है। तो मेनली हमारे पास यहाँ पे एक प्रोफार्मा बना हुआ है जो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट है, जिसको मार्जिनल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिए हुए हैं ABC और उन सबकी टोटल। अब यहाँ पे आप बदलाव ये भी देखेंगे कि जैसे मैंने प्रोडक्ट A, B और C लिखे, तो एक ही अगर कंट्री का काम है तो ऐसे होगा, और अगर होम कंट्री और फॉरेन कंट्री होगी तो ये प्रोडक्ट की जगह यहाँ पर आ जाएगा होम कंट्री और ये सेकंड की जगह आ जाएगा फॉरेन कंट्री, और एडिशनल जितने यूनिट्स हम बना रहे हैं फॉरेन कंट्री के लिए वो यूनिट यहाँ पर आएंगे, और यहाँ होम कंट्री में जितने यूनिट बन रहे होंगे उसका अंतर्भाव हम पहले इसमें करेंगे, पहले कॉलम में करेंगे, और उसके बाद इन दोनों की भी टोटल हमें यहाँ दर्शानी होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, ये हमें क्या प्रोसेस करनी है, तो इसका मैंने यहाँ पे एक प्रारूप बना रखा है कि सबसे पहले सेल्स लिखना होता है हमें। एग्जाम्पल में पर यूनिट सेल्स और सेल्स के यूनिट्स जो है टोटल यूनिट ऑफ सेल्स एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेलिंग सेल्स और सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ होगा। तो इसके आधार पर हम सेलिंग प्राइस या सेल्स वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और उसमें से मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट, देखिए अब वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट भी कहा जाता है या मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। आगे एक एग्जांपल में ये आने वाला है जहां हम सेलिंग प्राइस में से मार्जिनल कॉस्ट लेस करके सीधा कंट्रीब्यूशन देखेंगे, और जिन लोगों ने ये पहला वीडियो देखा हुआ होगा ध्यान से, वो वहां पे समझ पाएंगे कि हमने सेल्स में से
मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ हमने सबसे पहला क्या देखा कि मार्जिनल कॉस्ट का ही दूसरा नाम हम वेरिएबल कॉस्ट के रूप से लिखते हैं और वेरिएबल कॉस्ट का ही दूसरा नाम मार्जिनल कॉस्ट। और उस एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी नहीं कि मार्जिनल कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होता है। फिर यहाँ पे हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अदर स्पेसिफिक वेरिएबल एक्सपेंसेस जस्ट लाइक पैकिंग, फ्रेट, ईटीसी। तो जितना वेरिएबल टाइप का मटेरियल है या आइटम्स है उन सबका हमें यहाँ पर दर्शन कराना होगा या उसका अंतर्भाव हमें करना होगा। तो जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या आपको मान के चलिए फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, उसको दो इसमें बाइफरकेट किया है, फिक्स और वेरिएबल। तो जो वेरिएबल है वो आप वेरिएबल वाली इसमें लिखिए और जो फिक्स है वो फिक्स के ओवरहेड में आपको लिखना होता है। तो इसीलिए वेरिएबल नेचर के जितने भी आइटम हमारे पास है उन सभी को हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद टोटल मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट की जाती है। उसके बाद टोटल करने के बाद हमारा काम है कि ये जो सेलिंग प्राइस हमने हासिल की थी, इस सेल्स के अमाउंट में से हम टोटल मार्जिनल और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया है, इस कैलकुलेशन में आने वाली अमाउंट को लेस करते हैं तो हमें कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। और कंट्रीब्यूशन जब मिलता है तो उसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो इसीलिए सेल्स माइनस टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, सो हमको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन हमने हासिल करने के बाद अगर हमारे पास अलग अलग सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो वो हम यहाँ से लेस करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट के आइटम्स दिए हुए हैं तो वो लेस करेंगे और हमें नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। मैक्सिमम एग्जांपल में आपको सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस देखने नहीं मिलेंगे। सीधा कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट किया कि हमें फिक्स कॉस्ट या फिक्स ओवरहेड वहाँ पे दिया हुआ होगा और जब हम नेट प्रॉफिट हासिल करेंगे तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अगर कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट हमें मिल जाता है। और इसी का अब देखो यहाँ बना हुआ है ना, नेट प्रॉफिट कैसे मिला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, जो मैंने अभी यहाँ फॉर्मूला में लिखा था। और ये मैंने आपको रेशियो एनालिसिस में बताया है कि एक फॉर्मूला अगर हमारे पास स्ट्रेट है तो उसको पक्षांतर करके हम दूसरा आइटम भी ढूंढ सकते हैं। तो ये उसका वैसा ही था। यहाँ पे हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, लिख ही देती हूँ। मेन फॉर्मूला हमारा है प्रॉफिट के लिए, मतलब हमारी स्टेटमेंट फॉर्म में प्रॉफिट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब प्रॉफिट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट है, तो अगर कंट्रीब्यूशन को इस साइड लाएंगे तो कंट्रीब्यूशन को यही बरकरार रखेंगे, प्रॉफिट प्लस यहाँ जो माइनस फिक्स कॉस्ट है वो अगर पक्षांतर करके यहाँ लाएंगे तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये भी हमें ऐसे फॉर्मूला ऊपर नीचे करके ऐड करके यहाँ पे हमें अमाउंट कभी कभी फाइंड आउट करना पड़ सकती है और हमें फाइनल यहाँ नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट मिलना जरूरी होता है, क्योंकि प्रॉफिट के आधार पे जितने अभी मैंने आपको गिनवाए ना कि जैसे एक्सेप्ट, स्पेशल ऑर्डर, मतलब मेक और बाय, उसके बाद हम देखेंगे कि सूटेबल मिक्स कौन सा हमें सिलेक्ट करना है, इन सभी के लिए प्रॉफिट के आधार पर ही तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। वहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, प्रॉफिट किसमें कितना ज्यादा मिल रहा है उस पे। तो ये हमारा सबसे पहला जो इंट्रोडक्टरी सेशन था मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए, जिसमें हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की डेफिनेशन, एलिमेंट्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मेन फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड लास्ट formulas for calculation of marginal costing, formulas for calculation of contribution as well as pro forma of marginal costing statement। ये हमने सब आज यहाँ पे पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैं अपना ये वाला वीडियो स्टॉप करती हूँ। इसके बाद मैं आपको मिलूंगी मार्जिनल कॉस्टिंग के अलग अलग एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नया यूनिट है, एंजॉय कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। और मैंने आपको आपके गूगल ड्राइव में जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट की थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल दिए हैं, उसकी भी आपको वहाँ पे तैयारी अच्छे से
से करनी है, प्रैक्टिस करनी है। शुक्रिया।